अनुराग सेठी साहब, भले सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ थी, हरियाणा में थी, लेकिन पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े, तो अगर आपकी सरकार आती तो ये विरोधाभास आपके यहाँ भी दिखता, चाहे वो स्टैंड में या फैसलों में? सबका एजेंडा अलग है, वादे अलग थे, मैनिफेस्टो अलग था। देखिए बिल्कुल आयुष जी, बट कुछ ऐसी चीजें थी जहां पे हम सब लोग एग्री कर रहे थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, चाहे नौकरियों की बात थी, चाहे महंगाई की बात थी। पर मैं आज जरूर पूछना चाहूंगा कि टीडीपी अगर बोलती है 4% मुस्लिम रिजर्वेशन देना है, तो इस पे भाजपा का क्या स्टैंड होगा? अगर वो बोलती है 1 लाख रुपए की हज की सब्सिडी देनी है, तो उस पे आज भाजपा का क्या स्टैंड होगा, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज ये जो घटक दल साथ भी आए हैं, इनमें डर इतना है क्योंकि ये भाजपा जो पार्टी तोड़ रणनीति अपनाती है कि टीडीपी ने पहले ही बोल दिया है, और आपके सूत्रों से ही पता चला है, आपके चैनल भी चला रहा था कि उन्होंने पहले बोला मुझे स्पीकर दीजिए, स्पीकर की पोजीशन हम रखेंगे। 16 जिनके सांसद है वो कहते हैं पहले हमें स्पीकर की पोजीशन दीजिए, क्योंकि ये पार्टी का एक इमेज ऐसा है जिससे सिर्फ तोड़-फोड़ की राजनीति करनी आती है। आज इनके पास कुछ नहीं। आज मैं स्पेशल आऊंगा स्टेटस मांग रहे हैं ऋषभ जी, आंध्र मैं और आता हूं, उसके बिहार बाद आप के ही लिए। बोलिए। हाँ, कहां तक ये मना करेंगे बताइए? आज ये जो शेर बोलता था 400 पार 400 पार, वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। 400 पार की बात तो छोड़िए, जिस जगह राम मंदिर बोल के इन्होंने मंदिर बनवाया वो सीट तक के हार गए। प्रधानमंत्री 5 लाख वोटों से पिछली बार जीते थे, इस बार 1.5 लाख वोट से जीत पा रहे हैं। ये इनके हालात है। इनकी मंत्री स्मृति ईरानी जो किस तरह के शब्द यूज करती थी राहुल गांधी जी के लिए, कितने वोटों से हारी है वो, आज बताएंगे यहां पर कि जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया है। आज ये सरकार तो बना लेगी गठबंधन की, पर जिस तरीके के हाव भाव आपको प्रधानमंत्री के देखने को मिले हैं, ये सरकार चलने वाली है नहीं। टीडीपी हो चाहे चाहे जेडीयू हो, सब आज जो मंत्री पद मांग रहे हैं, और आपके चैनल के थ्रू ही मुझे पता चला है कि लगभग 10 मंत्री पद मांग रहे हैं। इतने तो इनके पास देने के लिए भी नहीं है। क्या करेगी, कैसे चलेगी ये सरकार जिसमें अभी से कोई भरोसा नहीं है एक दूसरे पे? टीडीपी ने आज अगर मांगा है स्पीकर का पद, तो इसलिए मांगा है क्योंकि उन्हें पता है कि इनके जो इंटेंशन है, इनकी जो रणनीति होती है, वो पार्टियों को तोड़ने की होती है। चलिए और ठीक है। अगर हमारा अपना स्पीकर होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक, ऋषभ तिवारी जी, सबसे अहम सवाल यही कि दो कार्यकाल जो आपके रहे वो बड़े फैसलों के लिए गिने गए, खास करके जो सेकंड गवर्नमेंट रही, मोदी गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। लेकिन क्या ये गठबंधन की सरकार भी उसी तरह से स्ट्रांग फैसले ले पाएगी? और खास करके ऐसी स्थिति में जब जेडीयू समीक्षा की मांग कर रही है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाए, यूसीसी जैसा फैसला, वन नेशन वन इलेक्शन जैसा फैसला जिसकी बात लगातार चल रही थी, या ये माना जाए कि ये तमाम एजेंडे बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन एनडीए की सरकार में इसको लेकर एक कंसेंसस की जरूरत होगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत होगी। फर्क यही है कि बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार। अब ऋषभ जी एक बार अनम्यूट करिएगा, शायद आपने म्यूट कर लिया क्या, एक बार देखिए। सॉरी, हाँ, माफी चाहूंगा। बोलिए बोलिए। देखिए, आपके सारे प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन ये शो डिबेट का डिस्कशन का होता है, तो उस पे मैं थोड़ा जवाब दे दूं। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जनता को बेवकूफ समझते हैं, उनको जरा जवाब दे रहा हूं। इन्होंने क्या कहा कि स्मृति ईरानी हार गई, आपको बहुमत नहीं मिला। अरे जनाब, आपको तो बहुत बहुमत मिल गया है। जहां आपकी इतनी बड़ी सरकार थी दिल्ली में, 7 की 7 सीट आपका गठबंधन हार गया। आपको तो जनता सर पे बैठा ली। पंजाब में आपकी सरकार थी, 3 सीट लेकर आए पूरे देश में, आपको तो जनता सर पे बैठा ली। मतलब खुद हम फेल हो गए। और कोई इंसान अगर 95% के बजाय 75% लाया है, तो वो अरे रे तुम्हें जनता नकार दी है। अपनी चिंता कीजिए कि जनता ने आपको मुंह की खानी पे क्यों मजबूर कर दी। 7 में से 1 सीट जीत कर नहीं आए, पूरे देश में 3 सांसद लेके उछल रहे हैं और ठीक है, चिंता हमारी ठीक जता रहे हैं। अच्छी बात है, अपने अंदर चिंता ठीक है। कीजिए अब कि मेरे जनता सवाल पर क्यों आते आपको हैं। नकारी। क्या ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मजबूती की सरकार की बजाय मजबूरी वाली सरकार होगी? हाँ, कोई मजबूरी सर, हम तो मजबूर कभी होते भी नहीं, और हमारे गठबंधन कभी मजबूर करते भी नहीं। ये इनकी मजबूरी है कि पंजाब में एक दूसरे से फाटम फाइट, और दिल्ली में आओ मेरे भाई। ये राजनीति कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये दोगली राजनीति तो नहीं करती, वो अपने कार्यकर्ताओं को छलने का काम नहीं लेकिन करती। लेकिन इन्होंने लेकिन इतिहास अलग भी इनका अलग यही दलों रहा का है। अलग अलग स्टैंड आपने सबका सुना, और टीडीपी की तरफ से वादा भी किया गया था मुस्लिम रिजर्वेशन का, जिस मुद्दे पर आप विपक्षी दलों पर हमलावर थे, वही वादा टीडीपी ने किया। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में हमने देखा ही है क्या जेडीयू का स्टैंड है, नेमतुल्लाह साहब उससे दोहरा भी देंगे। वही सवाल है कि वो एजेंडे में जो डिफरेंस है, जो मुद्दों में डिफरेंस है, विचारों में डिफरेंस है, वो सरकार के कार्यकाल, सरकार के कामकाज पर असर नहीं डालेगा। कैसे माना जाए इसको? देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास करना।
उस एजेंडे के तहत अगर कोई सकारात्मक सुझाव आएगा तो वो बात का विषय हम बिल्कुल उस पर देखेंगे। और हमने पहले भी बड़े भाई की भूमिका निभाई है। कम सीट आने पे भी नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। तो हमारे लिए सत्ता प्राथमिकता नहीं होती सर। हम उन्हीं पार्टियों में से हैं जो सेवा भाव से काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये इनको कम सोचना सीटें चाहिए आने पर कि अगर इनके नीतीश साथ कुमार जो मुख्यमंत्री विपक्ष में बने तो जुड़े उनको हैं, कई वो सारे तब तक समझौते जुड़े करने रहेंगे। पड़े होंगे राज्य स्तर पर। उनकी कैबिनेट में सीटें घटी, उनको फैसले लेने में भी कई सारे चैलेंजेस देखने पड़े होंगे और देखा ही उन्होंने। वही सवाल है कि क्या इस तरह की चुनौती है बीजेपी के सामने? सर अभी तो फिलहाल एक ही चुनौती है कि भारत को विकासशील से विकसित कैसे बनाए। इसके अलावा कोई चुनौती नहीं है। उस रास्ते में हमें जो कदम उठाने होंगे विकसित भारत के लिए हम वो उठाएंगे। सारे साथी हमारे एकजुट मजबूत से खड़े हैं, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे के लिए ये नहीं सोचा कि तुम 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ। यहाँ सबका एजेंडा एक ही है, मोदी जी के नेतृत्व में विकास करना है। और सबको ये पता है कि ये जो ठगबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, इनके पास जाएंगे तो केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति पाएंगे। यहाँ देश ठीक के है लिए स्वार्थ की नहीं, सेवा की राजनीति ज्योति जी, है। अगर 150 सीटें 200 सीटों के साथ आप सरकार अगर बना सकते हैं तो उनके पास तो आंकड़ा और ज्यादा बेहतर है। और प्री पोल अलायंस के साथ उनके पास बहुमत का आंकड़ा भी है। और ये तमाम दल भले आप दावा कर रहे हैं, और ये सही भी है एक मायने में कि ये दल आपके साथ भी रहे, लेकिन पुराने तौर पर जेडीयू और टीडीपी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। तो कोई नया मतलब अलायंस तो हुआ नहीं है। देखिए आयुष जी, जैसा कि मैंने पहले भी किया और आप भी जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो 51% जिसका नंबर होता है वो सरकार बनाती है। अब उससे वो 5 कम है या 40 कम है, और चाहे हम 100 कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम 272 नहीं है तो हम उससे कम है और हम लेकिन फर्क अकेले सरकार नहीं। नेगोशिएशन में तो पड़ेगा कि किस पार्टी का एजेंडा कितना हावी रहेगा। 140 सीटों के साथ अगर कोई पार्टी आती है सरकार में, या 240 से कोई आता है, तो उसमें फर्क पड़ेगा, फैसलों में फर्क पड़ेगा, एजेंडे में फर्क पड़ेगा, ठोस फैसलों में। ये तो मानेंगे ज्योति जी आप? आयुष जी, मैंने आपके उस बात पर ये बात बोला कि जब आप ये बोल रहे हैं कि आपके नंबर कम के उसके उनके तो बेहतर है, बिल्कुल मेरे से नंबर बेहतर है, लेकिन वो सरकार अकेले बनाने के लिए सक्षम नहीं है। जब वो सक्षम नहीं है तो अपने एलायंस पार्टनर के साथ, जिनके साथ गठबंधन किया, उनके साथ मिलके करने पड़ेगा। जब उनके साथ मिलके करना पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी जी को वो आदत नहीं है कि सबको लेकर चले। उनका जो आदत है, अपने रूम में बात सोचते हैं, अपने मंत्रिमंडल को भी किसी को नहीं बताते हैं, अब उसके किसी पार्लियामेंटेरियन को भी नहीं पता होता है, और वो सीधा आकर अनाउंस करते हैं। अब वो बात अलग हो गई। अब बात है कि उनको कुछ सोचने से पहले अपने मंत्रिमंडल की तो बात सोचिए, अपने एलायंस से बात करना पड़ेगा। अगर वो अपने एलायंस से बात, इसी पर एक जवाब लेते हैं ऋषभ जी से। ऋषभ जी, जैसे 370 का फैसला था, कहा गया कि वो फैसला जब लिया गया तो देश में सिर्फ 2.5 लोगों को मालूम था कि इतना बड़ा फैसला लेना है। अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ज्योति जी कह रहे हैं। देखिए इनके पास सब कुछ काम नहीं है सर। इनके पास केवल ये काम है कि भारतीय जनता पार्टी सुबह उठ के क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या, उनके नेताओं ने खाना खाया, भारतीय जनता पार्टी क्या आगे करने वाली, यही सोचते हैं। लेकिन इस पर जवाब दीजिए ना। तय किया है कि मैं जवाब दे रहा हूँ, उस पर जवाब दे रहा हूँ। हमने तय किया है कि भारत को आगे बढ़ाना है, और इसके लिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब कोरोना का समय आया तो हमने ये बात आपने बताई, लेकिन आपके भारत को आगे बढ़ाने के नजरिए में और नीतीश कुमार के भारत को आगे बढ़ाने के नजरिए में फर्क हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, उनकी पार्टी भी अलग है, एजेंडा भी अलग है, अलग अलग मुद्दों को लेकर स्टैंड भी अलग होता है। वही सवाल है कि 370 जैसा फैसला, सख्त फैसला, चैलेंजिंग फैसला, जिसको लेकर माना ही नहीं जा रहा था कि इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है, आपकी सरकार ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्योति जी जबकि कह रहे हैं कि वो फैसला जिसको लेकर जानकारियां कम लोगों को होती थी, अब आपको अलायंस को पहले भरोसे में लेना होगा, फिर आप संसद में ऐसा फैसला ले पाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ गई आपकी। पहले एनडीए की सरकार जरूर थी, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं थी। इनकी ये सोच, इनको मुबारक है, ये विपक्ष में बैठे हैं, सोचें, जरूर अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने कार्यशैली से इस देश में अपनी विश्वास को बनाए हुए हैं, और इसका सीधा एग्जाम्पल है कि एनडीए चुनाव लड़ी थी और एनडीए बहुमत पा के निकली है, कोई पीछे नहीं छुटी। हो जाता फैसले की बात है सर। अगर हमें कोई फैसला लेना होगा तो उसी मजबूती से हम लेंगे, बिना किसी दबाव में हम काम करेंगे। ठीक है ज्योति जी, छोटा सा क्विक रिएक्शन, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। ज्योति जी, साथ देने वाला है, नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति तो थी बिना किसी शर्त के। अब अनऑफिशियली भले जानकारी मिल रही है कि कोई स्पीकर की पोस्ट चाहता है, कोई 2 कैबिनेट बर्थ चाहता है, कोई 4 चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिना किसी शर्त के ऑफिशियली चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है। ये तो तथ्य है। ठीक है, उसको हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। जो आप दिखा रहे हैं
ये आपके माध्यम से ही पता चल रहा है। मेरा तो सवाल इन बातों पर है ना कि जो कैंपेन में प्रधानमंत्री कहते थे कि सारे लोगों को भड़काने का, पोलराइज करने का जो कोशिश करते थे कि तुम लोगों का अधिकार हम मुसलमानों को नहीं लेने देंगे, तुम लोगों का अधिकार। तो क्या इस देश में जब सेक्युलर स्टेटस बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम बार बार कहते थे कि, और इनके नेता कहते थे कि हम 400 आएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और हम लोग कहते थे कि हम सबको समान अधिकार देंगे, और प्रधानमंत्री अपने कैंपेन में कहते थे, लोग को डराने का काम करते थे कि जब हम आएंगे, हमारे जिंदा रहते हुए हम किसी भी हालत में मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को हम उनका अधिकार रिजर्वेशन नहीं देंगे। इन बातों पर गलत नीतीश मत जी क्या बोलिए, करेंगे गलत मत बोलिए। और प्रधानमंत्री क्या करेंगे? ये तो कितने इस पर तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन भी गए। और जो सबसे बड़ी बात मैं आयुष जी कहता हूँ, अभी जब हमारा पहला सेशन शुरू होगा, उसमें आज ही राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जो आपने भी देखा होगा। पहले तो उनको जवाब देना पड़ेगा, जो कभी प्रधानमंत्री शेयर मार्केट में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने नहीं कहते थे, और 20 लाख करोड़ का जो रुपया डूब गया, जो 3 जून को शेयर मार्केट ऊपर गया और 4 जून को शेयर क्रैश कर गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने सलाह दिया और आदेश दिए कि लोकल इन्वेस्टर को कि आप पैसा इन्वेस्ट किए,